जोहार। शादी कर ले, अरे शादी कर ले। शादी? ये शादी कौन करता है? उस वक्त हम आदिवासियों ने वनों में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते थे कि प्रकृति के साथ जुड़कर रहना ही असली जीवन जीना है। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं आड्रे हाउस में, और यह आड्रे हाउस में आप देख सकते हैं मधु भगत द हीट वेव नाम का एक थिएटर का आयोजन किया गया है। हम बता दें कि मधु भगत जो है इसी झारखंड की रहने वाली हैं, झारखंड के गुमला जिला की रहने वाली हैं। गुमला जिला से मधु भगत निकलती हैं, एक ग्रामीण परिवेश से निकलती हैं, दिल्ली पहुंचती हैं, नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा में वे प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, और उसके बाद वे थिएटर की शुरुआत करती हैं। और झारखंड में यह उनका पहला थिएटर है, पहला कार्यशाला है। और जो थिएटर का आज का सब्जेक्ट था द हीट वेव। जिस तरह पूरी दुनिया में पर्यावरण पर संकट मंडरा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट मंडरा रहा है, और उस ग्लोबल वार्मिंग के संकट के बीच यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि इस ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। और कई बार यह सवालों जो जवाब मिल रहे हैं वह यह मिल रहा है कि आदिवासी जीवन, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, आदिवासी समाज का जो जीवन है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, उसके रहने सहने का जो तरीका है, उसका रस्मो रिवाज है, दरअसल प्रकृति को यही संरक्षण कर सकती है। दरअसल आदिवासी समाज का जो वे ऑफ लाइफ है वह प्रकृति से टकराव में विश्वास नहीं करती, वह प्रकृति से टकराहट पैदा नहीं करती, वह कंक्रीटों का जाल नहीं बिछाती, वह विकास के नाम पर धरती में कंपन पैदा नहीं करती। दरअसल जो आदिवासी समाज का जो जीवन शैली है वह प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित कर विकास को आगे बढ़ाती है। तो इसी थीम पर इस कार्यशाला का आयोजन हुआ है। तो चलिए हम दिखलाते हैं उस कार्यशाला के कुछ अंश, और उसके बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया किस रूप में सामने आती है मैं उसको भी दिखलाने का कोशिश करूंगा। और सबसे अंत में आप जो मधु भगत हैं उनसे खास बातचीत भी हम सुनवाने की कोशिश करेंगे। मधु भगत किस तरीके से झारखंड के एक सुदूरवर्ती गांव से निकलती है, दिल्ली पहुंचती है, और झारखंड के गुमला जिले के गांव से दिल्ली पहुंचने की जो यात्रा है कितनी कठिन है, कितनी चुनौतीपूर्ण है। और अब जब मधु नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा से प्रशिक्षण प्राप्त कर बाहर निकल चुकी हैं, तो उनके सामने क्या चुनौतियां हैं यह मैं उन्हीं से समझने की कोशिश करूंगा। चलिए। जोहार। मुझे ना बचपन से ही पेड़ बहुत पसंद है। पेड़ों में बंदरों की तरह इधर से उधर, उधर से इधर लटकते रहना मेरा शौक है। लेकिन मेरी माँ कहती है बेटी 30 साल से ऊपर हो गई है, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे बंदरों की नहीं, तुझे तो इंसानों की जरूरत है। किसी इंसान को पकड़ के शादी कर ले, शादी कर ले, अरे शादी कर ले। शादी? ये शादी कौन करता है? नहीं, मेरा मतलब है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इंसान ना होकर बंदर ही हो गए। कम से कम ये शादी करने का टेंशन तो नहीं होता। खैर, मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं जंगली बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल और एक किताब से दूसरे किताब लटकते फिर, अरे बस लटकते ही फिर और जोर जोर से चिल्लाते रहो।
उसकी वजह से मैं ही हूं। वैसे मैं एनवायरमेंटल रिसर्चर हूं। बहुत सोचता लगा है। बहुत पहले की बात है, जब कुछ नहीं था, ना जमीन ना आसमान, फिर एक धमाका हुआ, बहुत जोर का धमाका, जिसे मॉडर्न भाषा में हम लोग बिग बैंग कहते हैं। लेकिन हम आदिवासी लोग उसे प्रकृति का पहला स्टेप मानते हैं, जिसमें आकाश ने धरती से मिलन किया। उस एक शब्द में, एक शक्ति में सब कुछ छिपा हुआ, रोशनी, गर्मी और जीवन का बीज। फिर वक्त बीता, करोड़ों साल, फिर तारे बने, ग्रह बने, फिर पृथ्वी। पृथ्वी जिसे हम धरती कहते हैं, धरती माँ। हाँ, तो उस धरती में पानी था, हवा थी, अग्नि थी, और सबसे खास बात शक्ति थी जीवन को जन्म देने। उसी धरती में सबसे पहले पौधा पैदा हुआ, फिर झाड़ियां, फिर वृक्ष, और फिर जंगल। उस जंगल के बाद पहले जल के जीव आए, फिर थल के। मानो मानो प्रकृति ने अपने हाथों से इन जीवों को तराशा, और फिर कई हजार साल बाद इंसान आया। और जब उस इंसान ने जंगल में अपनी आंखें खोली, तो उसने महसूस किया कि वो प्रकृति का हिस्सा है, मालिक नहीं। हमारे पूर्वजों ने पत्थर से औजार बनाए, जंगल में जाकर शिकार किया, लेकिन उनका आशीर्वाद भी लिया, उनके लिए गीत गाया, क्योंकि धरती हमारे लिए कोई वस्तु नहीं है, वो तो देवी है। हर नदी एक कहानी है, हर पहाड़ एक देवता है, और हर वृक्ष एक रक्षक है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मौसम विभाग ने भी बोल चुका कि भाई, ये जो हो रहा है ना, ये मेरे बस में भी नहीं है। आजकल बाहर निकलो तो लगता है जैसे तंदूर पर पैर रख दिए हो। अब तो मेरी परछाई भी मुझे कहती है, भाई मैं अंदर ही रहूंगी, तुम जाओ। पहले मौसम में 4 मौसम हुआ करते थे, सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंती हवा। अब 4 मौसम होते हैं, गर्मी, तेज गर्मी, ओह माय गॉड, और बिन बुलाए मेहमान यानी तूफान। आजकल तो क्लाइमेट चेंज को देख के ना साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हमें कार्बन एमिशन कम कर देना चाहिए। नेता बोलते हैं कि हमें प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, और अमीर लोग
में रहने वाले डॉल्फिन्स की पोथी है कि भाई बात तक तो तैयार है, मसाज कब मिलेगा? और एसी, एसी तो लग्जरी है, लग्जरी है ना, लग्जरी। वो इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो स्टेटस है, लोगों की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। प्रोडक्शन को मैंने खड़ा किया और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छी बात कि सब जब जुड़े तो मुझे किसी ने पैसा नहीं पूछा, सब जुड़ते हुए गए, लेकिन फिर भी जो खर्चा होता है वो थोड़ा बहुत हुआ। हाँ, तो वो ऐसे ही होता है हमारे साथ, वो अपने पॉकेट से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जोहार जोहार जोहार। मैं तो पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा, बहुत अच्छा नाटक रहा आप लोगों का। मैं इस रंगमंच का छोटा सा कलाकार हूँ और बहुत गजल जैनुइन के ऊपर एक परफॉर्मेंस होते हुए देख करके आप एनर्जी से है। आपसे पूछना चाहूंगा कि रांची की बेटी है, झारखंड की एक बेटी दिल्ली जाती है, वहां जाकर के नाटक सीख रही है, यहाँ के लोगों को करना फ्यूचर नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ के बच्चों को थिएटर के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से कोई ऐसी रणनीति है कि आप वहां से कोई एक टीम लाएंगे या फिर यहाँ से एक टीम बनाएंगे और इस तरह के नाटक हम लोग और भी देख पाएंगे या कर पाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड से बेटी जाती है और एनएसडी में पढ़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों को पढ़ना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि उसके बारे में सबसे पहले आपको जागरूकता होनी चाहिए कि ऐसे कोई रंगमंच होता है या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेके आप पढ़ाई कर पाएं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं वापस दिल्ली से, अभी मैं दिल्ली वापस जाऊँगी, दिल्ली में परफॉर्म करूँगी और दिल्ली से वापस यहाँ झारखंड आने के लिए मैंने सोचा है और प्लानिंग कर रही हूँ कि हम यहाँ पे वर्कशॉप लें ताकि लोग आए और जुड़े और कला के बारे में, थिएटर के बारे में उनको नॉलेज बढ़े। मतलब सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं थिएटर सिर्फ हम लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं, मैं ऐसे सिर्फ ऐसे थिएटर पे बिलीव नहीं रखती हूँ। मेरा थिएटर का मानना है थिएटर आपको क्या दे सकता है, थिएटर आपको कैसे जागरूकता पैदा कर सकता है, थिएटर कैसे आपको एजुकेट कर सकता है, थिएटर इन एजुकेशन। मैं चाहती हूँ कि लोगों को थिएटर इन एजुकेशन भी मिले, जिसपे सिर्फ युवा लोग ना हो, उसमें बच्चे भी हो, क्योंकि जो बचपन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा सिर्फ स्कूल जाए, यूनिवर्सिटी जाए और थ्योरीज पढ़े, किताबी नॉलेज रहे। हम चाहते हैं कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, उनको समाज के बारे में भी नॉलेज हो। और वो कब होएगा जब वो कला हमारा आगे आएगा, तो कला के जरिए वो कितना नॉलेज ले पाते हैं, तो हम उस नजरिए से भी देखते हैं। सिर्फ कला का मतलब ये नहीं कि आके आप परफॉर्म कर दो, हम उस पर बिलीव नहीं रखते। हम कला क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है हमारे लिए कि हम कला क्यों करते हैं, तो उस पर विचार होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे वर्कशॉप हो, लोग उसके बारे में बात करें, लोग आए और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए भी आए, वो सिर्फ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी आए, कि सिर्फ परफॉर्म नहीं करना है, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो सकता है अपने लिए, वो भी एक थिएटर का हिस्सा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप नाट्य के द्वारा लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं। मैं चाहूंगा कि एक
आप काम करें। यहाँ पर डायन प्रथा जो है, काफी जड़ तक घुसा हुआ, जो कि काफी मतलब कि हम उसको कह सकते हैं हर एक गांव में, हर एक जगहों में रोज साल में देखेंगे हम तो 100-150 लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस विषय में कोई ठोस काम नहीं हो रहा। और इसके लिए हम चाहेंगे कि यहाँ का लोकल जो भाषा है, मान लीजिए कि हम जैसे गांव में हम, मैं तो गुमला में रहता हूँ, मैं सॉरी अभी रांची में हूँ, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन वहाँ का कुड़ु भाषा हो भाषा इस तरह का अगर किया जाए तो समाज के हक में काफी अच्छा होगा। धन्यवाद। जोहार। करना चाहिए। और दूसरा है कि नए तरह का मॉडल, जो कंटेम्प्रेरी मॉडल में जो काम मधु ने किया, जो काम आप कर रही हैं पेंटिंग के लेवल पे, एग्जीबिशन के आप लेवल पे कर रही हैं, वहाँ पे एक नए तरह से कला को सोचने की भी जरूरत है कि न तो वो सामूहिकता को दबाया जाए और न ही एक लेवल पे इंडिविजुअल बनाया जाए। वो कला है जो आपका इंडिविजुअल व्यक्तिगत बना जाए, वो दोनों का एक सामंजस्य कैसे होगा, उसका एक इंगेजमेंट कैसे होगा। तो दो चीजें जो दिल्ली में या बाकी जगह बहुत ज्यादा मिस की जाती है, वो है झारखंड से एक बढ़िया रिसर्च की कमी मैं कहूँगा इंग्लिश एकेडमिया में आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, तभी है आप ग्लोबल लेवल पे आ पाते हैं। तो किसी भी तरह से, मैं वहाँ पे हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं हूँ, अगर उस तरह के आपके स्टूडेंट हैं, अगर उस तरह के छात्र हैं, अगर उस तरह की उनकी रुचि है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ। अभी हमारे लिए ये सब ओपन हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि उस तरह का एंगेजमेंट हो, और इसी बात के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू। झारखंड से हैं और गुमला से हैं, तो मुझे पहले तो थिएटर के बारे में पता नहीं था स्कूल में, तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में गई, थोड़ा सा आगे लोगों के साथ जुड़ी, काम किया, तो मुझे समझ में आया कि थिएटर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उस इंटरेस्ट के साथ मैंने काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि नहीं, थिएटर एक सिर्फ परफॉर्मिंग वाला एरिया नहीं है। मतलब कि उसे उसे हम थिएटर एंड एजुकेशन से भी कैसे देख सकते हैं, उसे एक सेल्फ डेवलपमेंट से कैसे देख सकते हैं। थिएटर का मकसद सिर्फ परफॉर्मेंस या एक्टिंग करना नहीं है। थिएटर में हम लोग राइटिंग में काम करते हैं, हम डायरेक्शन में काम करते हैं, हम थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, हम विचारों पे काम करते हैं। तो वही चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है थिएटर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर सभी को करना चाहिए। और हाँ, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई किस स्कूल में? जी मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल से पढ़ी हूँ दिल्ली में। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, फिर उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ी हूँ। आपके पिताजी माताजी क्या करते हैं? मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं और पिताजी यूपीएससी में थे पहले, अभी रिटायर हो चुके हैं। जी, जी। आगे का कोई प्लानिंग है? प्लानिंग तो है, जैसे मैं दिल्ली में ही थिएटर करती हूँ, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मुझे झारखंड में भी थिएटर करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर की थोड़ी-सी कमी है। लोग हैं यहाँ पे, काम करते हैं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है तब भी काम होना चाहिए और होना चाहिए, ताकि लोग, यहाँ के कलाकार झारखंड से अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँ और जगह में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में वर्कशॉप होनी चाहिए, और टीचिंग भी होना चाहिए थिएटर को लेके, जिससे कि लोग जुड़ पाएँ, और सिर्फ युवा नहीं, बच्चे भी जुड़ पाएँ, ताकि वो ताकि थिएटर एंड एजुकेशन के जगह से वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर अभी और डेवलप होना चाहिए झारखंड में। आर्ट फॉर सोशल चेंज, आर्ट फॉर आर्ट फॉर्म भी और सोशल चेंज भी, क्योंकि आर्ट फॉर्म सोशल चेंज से हम डिफरेंट नहीं है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। झारखंड में कई तरह की समस्याएं हैं, खासकर आदिवासी समाज के सामने। जी जी डिस्प्लेसमेंट तो ही है, कल्चरल डिप्राइवेशन का भी शिकार हुए हो रहे हैं। जी जंगल जमीन की समस्या भी अपनी जगह है, जी तमाम तरह की कुप्रथाएं भी हैं, जिसमें डायन बिसाही की भी जी चर्चा है। जी। तो इन मुद्दों को लेकर क्या कोई अभियान चलाएंगी आप? देखिए,
अभियान तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हम अभियान चलाएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि कला एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह में है, कि कला की ताकत ये है कि आप अपनी बात रख पाते हैं। तो जब आप अपनी बात रख पाते हैं तो लोगों तक वो पहुंचती है। तो कला के माध्यम से हम सोशल चेंज या अपनी बात को कैसे रख पाते हैं, वो सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज होती है कला में। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो सोशल चीजें हैं, जो लोग कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि डायन की जो कुप्रथाएं हैं यहाँ पर, उसको हम थिएटर के थ्रू, कहानियों के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं समाज में, ताकि लोगों को जागरूकता बने, लोग समझ पाए कि हाँ, समाज में ये सारी चीजें हो रही हैं जो कि सही नहीं है। तो थिएटर उसमें एक अहम रोल निभाता है। तो थिएटर की ये ताकत है कि वो समाज से कैसे जुड़ पाता है, और सामाजिक जो समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको कैसे देख पाता है। आदिवासी समाज के बारे में माना जाता है कि संकोची होते हैं, बाहरी दुनिया से मेल जोल करना पसंद नहीं करते हैं। उस हालत में जो आदिवासी समाज के दूसरे युवा हैं, उनके लिए थिएटर कितनी बड़ी चुनौती है? आदिवासी समाज के लिए थिएटर तो बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम आदिवासी लोग आर्ट और कल्चर में पीछे नहीं है, पीछे हाँ, बिल्कुल पीछे नहीं है। हमारा आर्ट, हमारे पास म्यूजिक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, कहानियां हैं, जो कि हम रंगमंच में लेकर आ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हमें कितना स्पेस मिल रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमें वो स्पेस मिलता है और हमें वो जगह मिलता है तो हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा आर्ट, हमारा जितना भी कहानियां हैं, हम लोग के सामने ला सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे पास कहानियों की कमी नहीं है, और आदिवासी समाज में तो कहानियों की कमी हो ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें जगह चाहिए, और जब जगह मिलेगी तो हम अपनी कहानियों को आगे कर पाएंगे, हम अपने गानों को आगे कर पाएंगे, जो जो लोगों के सामने नहीं है अभी। और जब हम उसे आगे दिखाएंगे तो लोगों को पता लगेगा, सिर्फ गानों के बारे में नहीं, हम बल्कि हमारी पहचान के बारे में भी, कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम कौन लोग हैं, हम कौन आदिवासी लोग हैं। तो कला के क्षेत्र से ही मालूम चल पाएगा कि हम आदिवासी लोग हैं कौन दरअसल। लगा। इनफैक्ट हम शुरू से ही देखना चाह रहे थे, मगर फंस गए थे थोड़ा कहीं पर। अ, अपने ही लोग हैं, मुसीबत में हैं, तो उनका साथ तो देना ही था। तो उसी में मेरे ख्याल से काफी 15-20 मिनट का बच गया था उस समय हम घुस पाए तो। मगर समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत पहले से भी जानकारी दी हुई थी, और इतना अच्छे तरह से उन्होंने वो बात को रखा जो एक आदिवासी, एक आम आदिवासी को फेस करना पड़ता है। चाहे वो आपका अपने ही गांव घर में हो, या फिर वो किसी महानगर में गया हो, उसको जिस तरह का हमेशा संघर्ष करना पड़ता है अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए। यह बहुत अच्छा उठाया गया, और इसको रेगुलर करना पड़ेगा और डीपली। हालांकि सिंगल आर्टिस्ट का ये कमाल रहा, ये मानना पड़ेगा। उनके पास में जो कलेक्शन थे, उनके पास में जो सीमित संसाधन थे, उसमें उन्होंने जो परफॉर्म किया, बहुत ही अद्भुत। बेशक, थैंक यू। परफॉर्मेंस देखा, कैसा लगा परफॉर्मेंस? ये एक चुनौती है हमारे लिए, अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए। और ये इसमें जो परफॉर्मेंस था वो हमारे अस्तित्व की बात को उन्होंने रखा, और अस्तित्व खतरे में है। और अभी एक हम में से जो भी दर्शकगण थे, हमारे लिए एक प्रश्न है कि हम कैसे अपने जल जंगल जमीन और अपने अस्तित्व को बचाएं, सभ्यता को बिना पीछे छोड़े, सभ्यता के साथ में कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा करें। और इसमें हमें जागरूक होने की बात जरूरत है। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य संस्कृति के क्षेत्र में और एनवायरनमेंट में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति हम सजग नहीं रहेंगे, और उसके प्रति हमारे संवेदनशील नहीं होंगे, तो हम अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो शिक्षा में परफॉर्मेंस देखा, कैसा लगा देखा? बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब आदिवासी संस्कृति के बारे में बताया गया है कि कैसे सिमटता जा रहा है सारा कुछ। तो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा देख करके। मतलब जड़ से जुड़ा हुआ चीज जो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक आदिवासी समाज फील कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, बहुत अच्छा लगा। आपको मैडम?
हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग युवा लोग को भी अपना संस्कृति सबको जानते रहना चाहिए। तो आज भी जो नए बच्चे लोग आ रहे हैं सब इस सबको छोड़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस सबसे जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा देखकर। और इस फिल्म की राइटर, डायरेक्टर और परफॉर्मर है मनु भगत। मुझे बस एक ही कहना था कि मैं बहुत सालों से थिएटर कर रही हूँ। मैं एक आदिवासी परिवार से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं दिल्ली में पली बड़ी और वहीं सारा काम करती हूँ, लेकिन ये मेरा पहला शो है झारखंड में, तो ये बहुत ही झारखंड में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और यहाँ आए, इसलिए दिल से थैंक यू सो मच। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।